नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। इस महत्वपूर्ण श्रृंखला के अंतर्गत आज के इस पार्ट में आप लोग ग्रामीण विकास एवं भूमि सुधार से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है, इसलिए आप इनके प्रश्नों को काफ़ी गंभीरता से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये श्रृंखला। पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम बड़ौदा में चकबंदी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो आपका जवाब होगा 1920 में। भारत में सर्वप्रथम बड़ौदा में चकबंदी 1920 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इतनी बात समझ गई। अब दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि ये जो कार्यक्रम था ये ऐच्छिक आधार पर था। ठीक है, बाद में इसको 1928 में बाध्यता के तौर पर लागू कर दिया गया। मूल बात आपको याद रखनी है कि बड़ौदा में चकबंदी अधिनियम सर्वप्रथम 1920 में पारित हुआ था। ठीक है, यानी पहले प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प सी। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 2, करा कि उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम कब पारित किया गया? तो आपका जवाब होगा 1953 में चकबंदी अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, और इस योजना की शुरुआत कब हुई? तो 1954 में हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और है, अगर ये पूछा जाए कि चकबंदी योजना सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई, तो आपका जवाब होगा मुजफ्फरनगर में, जो कि अब शामली है। यहाँ पर एक तहसील है जिसका नाम है कैराना तहसील। इसके साथ ही साथ सुल्तानपुर जिला, जहाँ पर तहसील का नाम है मुसाफिर खाना तहसील, यहाँ पर इसको लागू किया गया था। दूसरी बात यह याद रखनी है कि 1958 में चकबंदी योजना को संपूर्ण प्रदेश में लागू कर दिया गया था। ठीक है, प्रश्न में पूछा गया कि उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम कब पारित हुआ? तो आपका जवाब होगा 1953 में, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, कह रहा है कि किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की गई, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, स्थायी बंदोबस्त को ही जमींदारी या इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 22 मार्च 1793 को हुई। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, यानी आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि स्थायी बंदोबस्त किन क्षेत्रों में लागू था, तो आपका जवाब होगा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश का बनारस क्षेत्र और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू थी। यदि प्रतिशत के आधार पर पूछा जाए तो ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र पर स्थायी भू बंदोबस्त व्यवस्था लागू थी। तीसरे प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प ए। अगला देखिए, कह रहा है कि टॉमस मुनरो किस बंदोबस्त व्यवस्था से संबंधित है? तो आपका जवाब होगा रैयतवाड़ी व्यवस्था से टॉमस मुनरो का संबंध है। यदि पूछा जाए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू की गई, तो आपका जवाब होगा 1792 में बारामहल जिले में कर्नल रीड के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था पहली बार ट्रायल के तौर पर लागू की गई थी। और उसके बाद टॉमस मुनरो ने संपूर्ण मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था, यानी चौथे प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प सी। अगर ये पूछा जाए कि ये रैयतवाड़ी व्यवस्था किन किन क्षेत्रों में थी, तो आपका जवाब होगा मद्रास, बंबई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग के क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। ये ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र पर लागू थी। इतनी बात आपको याद रखनी है। चौथे प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प सी। अगला देखिए, पांचवें प्रश्न में क्या बोल रहा है? पूछ रहा है कि जो स्थायी बंदोबस्त है इसके संबंधित पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पर देखिए, स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में कौन आता है? तो कॉर्नवालिस, अभी आपने पढ़ा। उसके अलावा चार्ल्स ग्रांट और उसके अलावा जॉन सोर, यानी कि ए को आप पहले के साथ सुमेलित कर देंगे। दूसरा पूछ रहा है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित कौन है? अभी आपने पढ़ा कर्नल रीड और टॉमस मुनरो, यानी कि आपका बी का जो है वो दूसरे के साथ सुमेलित हो जाएगा। तीसरा है महालवाड़ी बंदोबस्त। महालवाड़ी बंदोबस्त हाल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड के द्वारा शुरू किया गया, ये संबंधित है इनसे, तो यानी कि सी का संबंध तीसरे के साथ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए का पहला, बी का दूसरा और सी का तीसरा हो जाएगा। इस प्रकार देखिए कि विकल्प कौन सा सही हो रहा है आपका? यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता था? देखिए, जब ग्राम समुदाय का पूछेगा संयुक्त स्वामित्व, तब आप सीधे बोलेंगे महालवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, और महालवाड़ी व्यवस्था को किसने लागू किया था? कौन था इसका जन्मदाता? तो हाल्ट मैकेंजी। ठीक है, और इसके अलावा आपने किसका नाम पढ़ा था? मार्टिन बर्ड का, और एक नाम और याद रखेंगे, जेम्स टॉमसन का। ठीक है, इस प्रकार आपने देखा। दूसरी बात, यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि यदि पूछा जाए कि जो महालवाड़ी व्यवस्था थी इसमें जो लोग वसूली करते थे कर की, उनको क्या कहा जाता था? तो उनको लंबरदार कहा जाता था। दूसरी बात कि ये ब्रिटिश भारत के 30% भागों पर लागू थी महालवाड़ी व्यवस्था। और अगर पूछा जाए कि किन किन क्षेत्रों में थी, तो ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब प्रांत के क्षेत्रों में लागू था। ठीक है, यानी छठवें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा, महालवाड़ी बंदोबस्त। अगला देखिए, पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में जो जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम है ये तो 1950 का है।
ठीक है। और इसको जो अनुमति प्रदान हुई थी वो 24 जनवरी 1951 को हुई। इस प्रकार आप इस प्रश्न का सही जवाब क्या देंगे? 1951, ठीक है। यानी 7वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए। और अगर ये पूछा जाए कि इस अधिनियम के संदर्भ में जो आदेश जारी हुआ वो कब हुआ, तो 1 जुलाई 1952 को जारी हुआ था, ठीक है। यानी अगर यहाँ पूछ रहा है पारित कब हुआ, तो आपका जवाब क्या होगा? 1951, यानी 7वें प्रश्न का सही जवाब होगा ए, ठीक है। आपको ये देखना होगा कि प्रश्न में पूछ क्या रहा है। हमने तीनों बातों का उल्लेख कर दिया। अब देखिए, पूछ रहा है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो याद रखिएगा कि भूदान आंदोलन का प्रारंभ विनोबा भावे के द्वारा किया गया था, यानी 8वें प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प डी। कब किया गया? तो 1951 में किया गया। तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में ये प्रारंभ हुआ। इसमें विनोबा भावे ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो बड़े भू स्वामी थे, वर्ग थे, वो अपनी कुछ भूमि जो है वो भूमिहीन लोगों को दान करने की इन्होंने अपील की थी, ठीक है। और 8वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला देखिए, 9वां प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, जिसको आप NLRMP कहते हैं, इसकी शुरुआत कब की गई? तो आपका सही जवाब क्या होगा कि राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम की शुरुआत 21 अगस्त 2008 को की गई थी, ठीक है। यानी आपका यहाँ पर विकल्प सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 10 देखिए, पूछ रहा है कि किस राज्य सरकार ने जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए प्रत्येक जमीन का 16 अंकों का यूनिक कोड जारी किया? तो आपका सीधा जवाब होगा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 16 अंकों का यूनिक कोड जारी किया गया। 10वें प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प डी, उत्तर प्रदेश। अगला देखिए, अब यहाँ पूछ रहा है कि जो योजना और उनके आगे जो मंत्रालय हैं कौन सुमेलित है? तो देखिए, त्वरित सिंचाई लाभ योजना, तो ये जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अंतर्गत है, ये बिल्कुल सही है। अगर ये पूछा जाए कि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, तो आपका क्या जवाब होगा? 1996-97 में त्वरित सिंचाई लाभ योजना का क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। इतनी बात आप याद रखेंगे और साथ ही साथ मंत्रालय बिल्कुल सही सुमेलित है। अगला है एकीकृत वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम। एकीकृत वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत है, ये बात बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है ऑन फार्म जल प्रबंधन। ये ऑन फार्म जल प्रबंधन ये कृषि मंत्रालय के अंतर्गत है, यानी यहाँ पर तीनों के तीनों सुमेलित हैं, ठीक है। यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है 12 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है उत्तर प्रदेश में? नलकूप है। यहाँ पर याद रखिएगा एक क्रम, सबसे ज़्यादा नलकूप है, दूसरे नंबर पे नहर है, तीसरे नंबर पे कुआं है। ये टॉप 3 तो कम से कम आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, नलकूप, नहर और कुआं, ठीक है। यानी यहाँ पर 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि मरुस्थलीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पूछ रहा है कि कृषि गतिविधियों में वृद्धि मरुस्थलीकरण के कारकों में से एक है, ये बात बिल्कुल सही है। यानी कि जब कृषि गतिविधियां बढ़ेंगी तो मरुस्थलीकरण होने की संभावना भी बढ़ेगी, क्योंकि उसमें आप अत्यधिक ऑर्गेनिक की जगह पर जितनी रासायनिक खादें हैं उनका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अधिक सिंचाई की व्यवस्था होगी, ठीक है, तो उनकी उर्वरता का क्या होगा? ह्रास होगा और वो मरुस्थलीकरण के रूप में परिवर्तित होंगी। यानी पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत मरुस्थलीकरण के से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय UNCCD पर हस्ताक्षर करता नहीं है। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि भारत ने 1994 में ही इस संधि में वो शामिल हो गया और दिसंबर 1996 में इसकी उसने पुष्टि कर दी थी, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी होगी। यानी यहाँ पर आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, यानी आपका सही जवाब होगा यहाँ पर ए, आपका आंसर होगा, केवल एक स्टेटमेंट सही है। अब जरा यहाँ पर ये देख लीजिए कि जो मरुस्थली के कारण है उसमें और क्या है, जैसे जनसंख्या दबाव हो गया, पशुओं की संख्या में वृद्धि होना, बढ़ती कृषि गतिविधि जो अभी आपने देखा था, विकास की गतिविधियां बढ़ेंगी तो मरुस्थलीकरण बढ़ेगा, निवर्णीकरण, ये सभी चीजें जो हैं मरुस्थलीकरण की ओर ढकेलती हैं। दूसरी बात याद रखिएगा कि अगर ये पूछा जाए कि इनका विस्तार किन राज्यों में ज़्यादा है, तो राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में इनका विस्तार ज़्यादा है, ठीक है। अब एक बात और आपको याद रखनी होगी कि जो मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए UNCCD द्वारा जो COP14 का आयोजन सितंबर 2019 में हुआ था, वो भारत में ही हुआ था और इसमें ये डिसाइड किया गया कि 2030 तक 21 से 26 मिलियन हेक्टेयर की जो अवन्ययित भूमि है यानी मरुस्थली भूमि है, इसके पुनर्बहाल का लक्ष्य निर्धारित किया गया, ठीक है। यानी ये भी बात आप याद रखेंगे कि 2030 तक का टारगेट है कि 21 से 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि को पुनर्बहाल करना, ठीक है। और ये किस सम्मेलन में हुआ? तो COP14 में हुआ। इतनी बात आप याद रखेंगे। और एक बात और याद रखिएगा कि वर्ल्ड डे टू कॉम्बैक्ट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राफ्ट डे कब मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा 17 जून को। ये भी बात याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, 14 प्रश्न पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार निगम की स्थापना की गई, तो आपका जवाब होगा 1978 में उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार
निगम की स्थापना हुई, यानी प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब होगा विकल्प ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15 पूछ रहा है कि क्रियाशील जोतों के आधार पर सीमांत जोत जो होती है उसमें कितनी जमीन आती है। तो आपका क्या जवाब होगा, सीमांत जोत जो होती है वो 1 हेक्टेयर से अगर कम भूमि है तो उसको आप कहते हैं सीमांत जोत। इस प्रकार 15 का सही जवाब होगा विकल्प ए। अब यहाँ पर देखिए कुछ अन्य जोत हैं, जैसे सीमांत जोत तो आपने पढ़ लिया 1 हेक्टेयर से कम, इसके बाद लघु जोत है जो 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में है। इसी प्रकार अर्ध मध्यम जोत जो 2 से 4 हेक्टेयर है, फिर मध्यम जोत है 4 से 10 हेक्टेयर है, और बृहद जोत कहते हैं 10 हेक्टेयर से अधिक को। याद रखिएगा यहाँ से एक प्रश्न आने की पूरी संभावना है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, यानी एक क्रम याद कर लीजिए, सीमांत जोत, लघु जोत, अर्ध मध्यम, मध्यम और बृहद, और उसके बाद आप इसको सेट कर देंगे 1 हेक्टेयर से कम, फिर 1 से 2 हेक्टेयर, 2 से 4 हेक्टेयर, 4 से 10, 10 से अधिक। ठीक है, और इस प्रश्न का 15 का सही जवाब क्या होगा, विकल्प ए। अगला देखिए, कराई की छोटे खसकों का मापन होता है, ये प्रश्न आप पहले भी पढ़ चुके हैं। छोटे खसकों का मापन साधारण चयन की मदद से होता है, 16 का सही जवाब होगा विकल्प डी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि लेखपाल के कागजात पर हस्ताक्षर होते हैं किसके, तो राजस्व अधिकारी के, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि भूमि उपकरण का प्रयोग भूमि मापन में नहीं किया जाता, किस उपकरण का, जो नीचे उपकरण दिए गए हैं इसमें किसका उपयोग भूमि मापन में नहीं होता है, तो आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। बैरोमीटर जो होता है ये वायुदाब नापने में होता है। ठीक है, जबकि जरीब, थियोडोलाइट और कंपास इनका प्रयोग जो है भूमि मापन में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप जरीब की बात करेंगे तो इसमें हमने आपके साथ डिटेल चर्चा की है हैंड रिटन नोट्स में। इसकी लंबाई जो होती है ये 22 गज या 4 लट्ठा या 66 फुट के बराबर होता है जरीब। और जरीब जो होती है ये एक जंजीर जैसा होता है। ठीक है, और इसमें कई कड़ियों से मिलकर ये बना होता है। और अगर पूछा जाए कि इसकी एक कड़ी की लंबाई कितनी होती है तो आप बताएंगे इसकी एक कड़ी की लंबाई जो है वो 7.92 या 22 गज के बराबर होती है। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब यहाँ पर आपका 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, कराई की भूमि की पैमाइश का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा विभाग करता है, तो आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। राजस्व विभाग भूमि पैमाइश का कार्य करता है, यानी 19 का जवाब होगा विकल्प सी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि मीट्रिक जरीब में कड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो जो मीट्रिक जरीब होती है उसमें कड़ियों की संख्या कितनी होती है, 100 होती है। ठीक है, कितनी होती है, 100 होती है, यानी यहाँ पर 20 का सही जवाब होगा विकल्प ए। अगला देखिए, यहाँ पर एक चार्ट बना है, इसको भी जरा देख लीजिए। मीट्रिक श्रृंखला से है, तो पूछ रहा है कि या तो इसका 20 मीटर या 30 मीटर होता है। एक मानक के तौर पर 20 मीटर लीजिए, और कड़ियों की संख्या 100, और जो कड़ियों की लंबाई होती है वो कितनी होती है, तो 20 सेंटीमीटर होती है। इसी प्रकार अभियांत्रिकी श्रृंखला में लंबाई 100 फीट होती है, कड़ियों की संख्या 100, इस प्रकार एक कड़ी की लंबाई कितनी हो गई, 1 फीट। इसी प्रकार गंटर श्रृंखला होती है, इसकी कुल लंबाई 66 फीट, कड़ियों की संख्या 60, तो एक कड़ी की लंबाई कितनी हो गई, 0.66 फीट हो गई। अगर आप कहेंगे महसूल श्रृंखला जो कि 33 फीट लंबी होती है और कड़ियों की संख्या कितनी होती है, 16, इस प्रकार एक कड़ी की लंबाई कितनी हो गई, 2 सही 1/16। ठीक है, ये बातें याद रखेंगे, जबकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण है मीट्रिक जरीब, जिसको आप जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 21 में पूछ रहा है कि भू क्षेत्रफल मापन की अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय क्या है, तो जो भू क्षेत्रफल मापन है उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर है हेक्टेयर। ठीक है, यानी इस प्रश्न का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। और हेक्टेयर जो क्षेत्रफल का एसआई मात्रक है। ठीक है, पूछ रहा है कि वर्तमान में देश का उत्तर प्रदेश में कितना प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादन होता है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 19.87%। वर्तमान में देश का उत्तर प्रदेश में प्रतिशत के आधार पर खाद्यान्न उत्पादन होता है, कितना, 19.87, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर आपसे ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में जो कृषि योग्य भूमि है ये कितने प्रतिशत है कुल कृषि भूमि का, तो आपका जवाब होगा 20%। इसके अलावा एक बात और याद रखिएगा, अगर उर्वरक के उपयोग के संदर्भ में देखेंगे तो पुडुचेरी नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर तेलंगाना है और तीसरे नंबर पर पंजाब है। और कृषि विशेषज्ञों ने बताया कि जो रासायनिक उर्वरक होते हैं उसमें नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, क्रमशः 4:2:1 होता है। किसका, नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास का। ये भी बात आपको याद रखनी होगी, काफी महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि ग्राम विकास विभाग की स्थापना कब हुई, तो आपका जवाब होगा अक्टूबर 1974 में ग्राम विकास विभाग की स्थापना हुई। तब ये खाद्य और कृषि मंत्रालय के अंतर्गत एक अंग के तौर पर आया था। बाद में 1979 में ग्रामीण विकास विभाग का दर्जा बढ़ाकर इसको अब क्या कर दिया गया, उसे ग्रामीण पुनर्गठन मंत्रालय का नाम दे दिया गया। और बाद में 1982 में इस मंत्रालय का नामकरण क्या कर दिया गया, ग्रामीण विकास मंत्रालय। यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय का नामकरण कब हुआ, 1982 में। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए कि ग्राम विकास विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो 1974 में हुई थी। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि भारत में स्थानीय शासन का प्रारंभ कब से माना जाता है,
तो याद रखिएगा भारत में जो स्थानीय शासन का प्रारंभ है वो 1687 से, ठीक है, यानी आपका विकल्प कौन सा बी सही हो जाएगा, मद्रास नगर निगम की स्थापना से माना जाता है। और सबसे पहला नगर निगम कौन है, मद्रास, 1687, ठीक है, यानी 24 प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प बी। अगला देखिए 25 प्रश्न। 25वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से चकबंदी उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर कारपोरेट खेती को बढ़ावा देना, ये चकबंदी का उद्देश्य नहीं है। बल्कि चकबंदी का क्या उद्देश्य है, चकबंदी का उद्देश्य है कि जो किसी भी कृषकों का जो बिखरी हुई भूमि है उसको एक जगह केंद्रित करना, ठीक है, ताकि क्या होगा, जब एक जगह खेती हो जाएगी तो उनका कृषि कार्य करना भी आसान हो जाएगा, ठीक है। और कृषकों की जो खेतों की संख्या है वो कई जो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में है उनकी संख्या भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है वो चकबंदी का उद्देश्य नहीं है, इसलिए हमारा विकल्प ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, और बाकी सभी जो है चकबंदी के उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन भारत में भूमि सुधारों का मार्ग प्रशस्त करता है। तो आपका जवाब होगा संविधान में पहला संशोधन जो हुआ वो प्रथम संविधान संशोधन 1951, इसके द्वारा जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई ये भूमि सुधार से संबंधित है, यानी आपके इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार अधिनियम में सबसे पहले प्रारंभ किया गया। तो अब जो इनमें दिया गया है उसमें सबसे पहले क्या प्रारंभ किया गया, जमींदारी उन्मूलन, ठीक है, 1950, ठीक है। तो यानी यहाँ पर 27 का सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि किस गतिविधि में देश में विभिन्न कृषि वस्तुओं का संयोजन, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, ग्रेडिंग और वितरण शामिल है। तो याद रखिएगा ये सभी प्रोसेस कृषि विपणन कहलाता है, यानी कृषि विपणन के तहत कृषि वस्तुओं का संयोजन, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, ग्रेडिंग और वितरण ये सभी चीजें आती हैं, यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, विकल्प बी सही होगा। अगला देखिए, 29वें प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। पूछ रहा है कि सरकार फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कब करती है। तो याद रखिएगा जब बुआई के मौसम के पहले सरकार फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। इस प्रकार आपका सही जवाब क्या होगा, विकल्प बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि काली मिट्टी में निम्नलिखित में से किस फसल के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इनमें आप देखेंगे मूंगफली के लिए काली मिट्टी उपयोगी नहीं होती है। अगर काली मिट्टी को उपयोगिता के तौर पर देखें तो आपका गन्ना, गेहूं, ज्वार, फिर उसके अलावा सूरजमुखी, ठीक है, खट्टे फल, सब्जियां, तंबाकू, अलसी, बाजरा, तिलहन, इन सब चीज़ों में काली मिट्टी का उपयोग होता है, बल्कि काली मिट्टी का उपयोग मूंगफली में नहीं किया जाता है, यानी 30 का सही जवाब होगा विकल्प सी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसल का प्रीमियम दर कितना है। कल के ही वीडियो में अभी इसकी चर्चा हुई थी, यही एक गलत स्टेटमेंट में यह आ गया था, जो खरीफ फसल है उसकी प्रीमियम कितने प्रतिशत है, 2%, रबी की फसल की प्रीमियम 1.5% और बागवानी की कितने प्रतिशत है, 5%। इसको याद रखिएगा, यानी इस प्रश्न का आपका सही जवाब क्या होगा, विकल्प सी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे ग्रीष्मकाल की फसल के रूप में जाना जाता है। तो आपका क्या जवाब होगा, जायद की फसल जो है इसे ग्रीष्मकालीन फसल के तौर पे जाना जाता है। इन फसलों को तेज गर्मी और शुष्क हवाओं के सहन करने की क्षमता होती है, और इसका जो मुख्यतः बुआई अगर देखेंगे तो ये उत्तर भारत में मार्च अप्रैल के समय में बोई जाती हैं। इनके अंतर्गत कौन सी प्रमुख फसल आती है, जैसे खरबूजा हो गया, खीरा हो गया, मूंग हो गया, सूरजमुखी हो गया, ठीक है। और इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प बी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि भारत में भूमि सुधार किस कार्यक्रम का सर्वाधिक सफल कहा जाता है, ठीक है। तो अब देखिए करा जो अगर भूमि सुधार के संदर्भ में देखेंगे तो जो जमींदारों का उन्मूलन है ये कार्यक्रम काफी सफल माना जाता है, ठीक है। ये यानी मध्यस्थतों का उन्मूलन, यानी भूमि में जो सुधार में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो जमींदार उन्मूलन, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ पे आपका। अगला प्रश्न देखिए, मरुस्थल विकास कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं चलाया गया। तो आपका क्या सही जवाब होगा, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में मरुस्थल विकास कार्यक्रम नहीं चलाया गया था। अब प्रश्न उठता है कि मरुस्थल विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। तो 1977-78 में मरुस्थल विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था जो मरुस्थल भूमि का जो विस्तार हो रहा है उसको रोका जाए, ठीक है, और वहां पर अधिक से अधिक आर्थिक विकास किया जा सके। और 1999 में इस कार्यक्रम में जो धन का आवंटन था उसमें 75% केंद्र का और 25% राज्य की हिस्सेदारी कर दी गई, ठीक है। इस प्रकार 34 प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प डी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रम को मिला दिया गया। तो आपका जवाब होगा विकल्प डी। इसमें सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, इन तीनों को मिलाकर एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम बनाया गया। 35 का विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए,
पूछ रहा है कि भूमि सुधारों से संबंधित विषयों में का उल्लेख भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची को किसमें शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा, जो भूमि सुधार से संबंधित है वो 7वीं अनुसूची की, आप जानते हैं कि 7वीं अनुसूची में 3 सूची है, एक है संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो जो भूमि सुधार है इसको राज्य सूची में रखा गया है। इस प्रकार 36 का सही जवाब होगा विकल्प ए। अब प्रश्न उठता है कि ये जो भूमि सुधार में जो राज्य सूची है, राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो इस प्रकार राज्य सूची में वर्तमान समय में 61 विषय हैं। पहले कितने थे? 66 विषय थे। फिर आपका प्रश्न उठेगा कि 5 विषय कहाँ चले गए? तो याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 5 विषय को संवर्ती सूची में डाल दिया गया। वो 5 विषय कौन है ये आपको जानना जरूरी है, ये अतिरिक्त फैक्ट है, इसको नोट कर लीजिएगा। शिक्षा, वन, नापतौल, वन्य जीव और पक्षियों का जो संरक्षण है और न्याय का प्रशासन, इनको संवर्ती सूची में डाल दिया गया और इस प्रकार वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय हैं। यदि राज्य सूची में अगर आप देखें कि कौन कौन से विषय हैं, तो यहाँ पर पुलिस, जिला अस्पताल, सफाई, लोक स्वास्थ्य, भूमि सुधार, प्रति व्यक्ति कर, कृषि, इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे तो स्थानीय शासन भी राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि भारत में संपत्ति का अधिकार एक अधिकार है। कैसा अधिकार है? तो जो संपत्ति का अधिकार है ये एक विधिक अधिकार है। ठीक है, अब विधिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये 300 ए में है। मैंने आपको पूर्व के वीडियो में ये विस्तार में बताया था कि पहले ये कैसा था, मौलिक अधिकार था, बाद में ये विधिक अधिकार है। ये अनुच्छेद 300 ए में है। ठीक है, यानी यहाँ 37 का सही जवाब होगा विकल्प डी। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 38 देखेंगे। कह रहा है कि भूमि सुधार कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता किस राज्य में मिली? तो आपका जवाब होगा पश्चिम बंगाल, यानी 38 का सही जवाब होगा विकल्प ए। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई? तो आपका क्या जवाब होगा? इसे 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया और 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से है? तो 2007 से लेकर 2012 तक। ठीक है, और इसमें जो लक्ष्य निर्धारित थे, जैसे विकास लक्ष्य 9% था, निर्धारित था। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी अन्य क्या लक्ष्य थे? इसमें 7 वर्ष या उससे अधिक बच्चों की या व्यक्तियों की जो साक्षरता दर है उसको 85% तक बढ़ाना, रोजगार के लिए 70 लाख नए अवसर पैदा करना, ये प्रमुख लक्ष्य थे राष्ट्रीय विकास योजना के अंतर्गत, जो कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में आता है। ठीक है, यानी जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है ये किसके अंतर्गत आएगा? 11वीं पंचवर्षीय योजना, विकल्प सी सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, कह रहा है कि पहली बार कृषि जनगणना कराई गई। तो पहली बार कृषि जनगणना कब कराई गई? ये 1970-71 में पहली बार कृषि जनगणना कराई गई और इसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष पर कृषि जनगणना होती है। ठीक है, और ये कितने चरण में होती है? 3 चरणों में, यानी 40वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑपरेशन बरगा, ये जो ऑपरेशन बरगा है इसका संबंध पश्चिम बंगाल से, बरगा है। अगला है जमींदारी प्रथा, ये बिहार, पंजाब, बंगाल और उत्तर प्रदेश, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है महालवाड़ी व्यवस्था, ये अवध में सही है। रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये रैयतवाड़ी व्यवस्था तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के इलाकों में देखने को मिलती है। ये आपका विकल्प डी जो है ये सुमेलित नहीं है, यहाँ पर यही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 42वां प्रश्न कह रहा है कि वसंत ऋतु की फसलों की बुआई की जाती है। तो जो वसंत ऋतु की फसल होती है उनकी बुआई कब की जाती है? तो इनकी बुआई मध्य फरवरी और मध्य मार्च में की जाती है। ठीक है, यानी आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। इसके अंतर्गत प्याज, लहसुन, ठीक है, और बसंत ऋतु में गन्ना, फूलगोभी, सब्जियों में फूलगोभी, इस तरह की बुआई की जाती है। 42 प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प बी। अगला देखिए, 43 प्रश्न कर रहा है कि सामंत शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा सामंत शब्द का संबंध जमींदार से है। ठीक है, यानी 43 का संबंध क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से ग्रामीण कारीगर की श्रेणी में कौन कौन आते हैं? तो याद रखिएगा लोहार, कुम्हार, जुलाहा, ये सभी लोग क्या हैं? ग्रामीण कारीगर की श्रेणी में आते हैं, यानी यहाँ पे आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में है? ठीक है, अभी आपने पढ़ा है किस में है? राज्य सूची में है। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार है? ठीक है, अब इसमें देखिए कौन कौन सा है? मध्यस्थों का उन्मूलन, यानी कि जो बीच में जो जमींदार थे इनका उन्मूलन, भूमि सुधार। ठीक है, काश्तकारी सुधार, ये भी आ जाएगा। भू ज्योति की अधिकतम सीमा का निर्धारण, ये भी आ जाएगा। भूमिहीनों को कृषि योग्य भूमि का वितरण, ये भी आ जाएगा कृषि सुधार। चकबंदी भी कृषि सुधार, यानी यहाँ पर जो पांचों दिए हैं ये सभी भूमि सुधार के हैं, इसलिए यहाँ पर उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा 46 का। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। 47 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे बाद यानी हाल ही में प्रारंभ हुई? निर्मल ग्राम योजना, जवाहर रोजगार योजना 1989 में। अगला है लघु कृषक योजना
1973। सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये सबसे बाद की है, ये 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण जी के जन्मदिन पर शुरू हुई, यानी ये सबसे बाद में है। यहाँ पर 47 का सही जवाब होगा विकल्प डी, सांसद आदर्श ग्राम योजना। कब शुरू हुई? 11 अक्टूबर 2014 को। अगला देखिए, पूछ रहा है कि ग्रामीण अवस्था विकास कोष का वित्तीय किया जाता है किसके द्वारा? तो नाबार्ड के द्वारा। ग्रामीण अवस्था विकास कोष का जो वित्तीयन होता है ये नाबार्ड के द्वारा होता है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, पूछ रहा है कि प्रोड्यूस क्रॉप एग्रीकल्चर लोन स्कीम प्रारंभ की गई थी, तो आपका क्या जवाब होगा? ये कॉरपोरेशन बैंक के द्वारा प्रारंभ की गई थी। ठीक है, यानी जो क्रॉप एग्रीकल्चर लोन स्कीम है ये कॉरपोरेशन बैंक द्वारा प्रारंभ की गई, और ये जो कॉरपोरेशन बैंक होता है ये एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होता है। ठीक है, और इसकी स्थापना सबसे पहले 1906 में कर्नाटक के मंगलौर के पास उडुपी में हुआ था। ठीक है, क्या किस नाम से? केनरा बैंकिंग कॉरपोरेशन उडुपी लिमिटेड के द्वारा ये शुरू हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा, कॉरपोरेशन बैंक द्वारा। अगला देखिए, पूछ रहा है भूमि मापने की परंपरागत इकाई क्या है? तो याद रखिएगा, भूमि मापन की जो क्षेत्रवार इकाई होती है, जैसे अगर आप भारत के उत्तरी क्षेत्र में देखेंगे तो बिस्वा चलता है, बीघा है, मरला है, गज है, कनाल है, कट्ठा है। ठीक है, तो जो यहाँ पर आपका दिया है ये विकल्प डी सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और अगर आप दक्षिण भारत में देखेंगे तो दक्षिण भारत में ग्राउंड है, सेंट है, अंकनम है, गुंथा है, ये सभी इकाइयाँ दक्षिण भारत में है। ठीक है, तो ये भी बात याद रखिएगा आप। और 50 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी। अगला देखिए, कह रहा है भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्तियां किसके पास है? तो अभी आपने पढ़ा है कि भूमि सुधार संबंधी राज्य सूची यानी राज्य सरकार बनाएगी कानून। 51 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार आज आपने इस पूरे पार्ट को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। कल नए पार्ट के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत